ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्रिस्टोफर का आदमी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका उसके साथ क्या करना चाहती थी। अनिका दिखने में एक दुबली पतली सी काफी नाजुक लड़की नजर आती थी, मगर जिस तरह से अनिका ने उसके साथ बात की थी उसे सुनकर क्रिस्टोफर का आदमी समझ चुका था कि अनिका आसानी से उनकी बात मानने वाली नहीं थी। अनिका ने ठीक उस आदमी के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। जंजीरों से जकड़ा हुआ वह आदमी काफी खतरनाक नजर आ रहा था। उसे देखकर अनिका को इस बात का एहसास हो चुका था कि चाहे वो इस आदमी को कितना भी टॉर्चर किया जाए, वह अपने मालिक के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा। मगर अनिका किसी भी हालत में उसके मुंह से सच उगलवाना चाहती थी। अनिका ने कुछ देर बाद अपनी जगह पर खड़े होकर अपने दोनों हाथ हवा में लहराकर एक अंगड़ाई ली। इंटेरोगेशन रूम के बाहर अर्जुन, रश्मि, दर्शन के साथ साथ बाकी ऑफिसर्स भी अनिका के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। रश्मि को इस बात का डर था कि कहीं अनिका क्रिस्टोफर के आदमी के पास ऐसी कोई बात ना गुलवा ले जो उस आदमी ने पहले रश्मि को नहीं बताई थी। रश्मि के पास ये आखिरी मौका था। इस बार अगर रश्मि की बात झूठी निकली तो स्पेशल डिपार्टमेंट से रश्मि की बर्खास्तगी पक्की थी, और यह बात अब तक रश्मि भी अच्छी तरह जान चुकी थी। अर्जुन ने घड़ी में वक्त देखा और फिर अपने साथी ऑफिसरों से कहा, मुझे लगता है हमें 10 मिनट इंतजार करना चाहिए। अगर दरवाज़ा नहीं खुला तो हमें किसी भी तरह अंदर जाना होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि क्रिस्टोफर का वह आदमी कितना खतरनाक है। भले ही हमने उसे जंजीरों से जकड़ कर रखा है, मगर किसी भी तरह वह अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो गया तो अनिका की जान को खतरा हो सकता है। साथी ऑफिसर्स भी अर्जुन की इस बात से सहमत थे, मगर तभी कमरे के अंदर से उस आदमी की चीखें सुनाई देने लगी। सभी लोग हैरानी से इंटेरोगेशन रूम के दरवाजे पर कान लगाकर खड़े रह गए। वह गौर से सुनना चाहते थे कि आखिर ये दर्द भरी चीखें किसकी थी, मगर चीखों से इस बात का पता लगाना काफी आसान था कि वह चीखें अनिका की नहीं बल्कि क्रिस्टोफर के पकड़े गए आदमी की थी। बाहर खड़े ऑफिसर अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिस आदमी ने इतना टॉर्चर किए जाने पर भी अपना मुंह नहीं खोला था, वह इस वक्त दर्द की मारे एक छोटे से बच्चे की तरह चीख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका किस तरह के टॉर्चर की टेक्निक इस्तेमाल कर रही थी। दरवाजे के पास खड़ी रश्मि को इस बात को लेकर हैरानी हो रही थी कि अनिका भी इंटेरोगेशन करने के लिए टॉर्चर करने की टेक्निक जानती थी। रश्मि को इस बात का डर जरूर था कि कहीं इतनी खतरनाक टॉर्चर करने की मेथड के जरिए अनिका क्रिस्टोफर के आदमी से कन्फेशन ना करवा ले। मगर तभी उसे एक तरकीब सूझी। रश्मि अच्छी तरह जानती थी कि टॉर्चर करके कन्फेशन करवाने का तरीका काफी पुराना था, और इस तरह के कन्फेशन को तो अदालत भी कबूल नहीं करती थी। अक्सर टॉर्चर करने के बाद दिए गए बयान से लोग अदालत में मुकर जाते थे, यह कहते हुए कि उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने इस प्रेशर में आकर वह बयान दिया था। यहाँ तक कि मानव अधिकार संगठन भी इस बात की इजाजत नहीं देते थे, इसलिए अनिका का इस तरह से लिया हुआ बयान किसी काम का नहीं था। इनफैक्ट इस तरह से लिए गए बयान के बाद अनिका पूरे स्पेशल डिपार्टमेंट को मुश्किल में डाल सकती थी। यह सब सोच सोचकर रश्मि मन ही मन मुस्कुराने लगी थी। रश्मि को पहले इस बात का डर था कि ब्लैक कैट से पहचान होने की वजह से कहीं अनिका ने कोई ऐसी टेक्निक तो नहीं सीख ली जिससे बिना फिजिकल टॉर्चर किए किसी इंसान से कन्फेशन लिया जा सकता था। इस तरह का साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग करके क्रिमिनल्स के मन में हृदय परिवर्तन लाकर लिया गया कन्फेशन काफी स्ट्रांग माना जा सकता था, जिससे ना तो डिपार्टमेंट की बदनामी होती और इस तरह की कन्फेशन की कोर्ट में भी मान्यता थी। मगर कमरे के अंदर से क्रिस्टोफर के आदमी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर रश्मि के चेहरे पर कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। रश्मि को अब सिर्फ उन सबूतों की जरूरत थी जिसके जरिए वह अनिका के इस फिजिकल टॉर्चर को अपने सीनियर के सामने रखकर अनिका के खिलाफ इंक्वायरी बिठा सके। क्रिस्टोफर के ऑर्गेनाइजेशन का केस काफी सेंसिटिव था, और इस केस में इस तरह की गलती स्पेशल डिपार्टमेंट को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती थी। रश्मि यह भी जानती थी कि इंस्पेक्टर अब्बास को अनिका का इस तरह का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लगभग 5 मिनट बीत चुके थे।
अर्जुन और दर्शन समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या करें। इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा और कमरे की दीवारें साउंड प्रूफ थी, मगर क्रिस्टोफर के आदमी की चीखें इतनी ज्यादा तेज थी कि उन साउंड प्रूफ दीवारों के आर पार उसकी आवाज सुनाई देने लगी थी। जब अर्जुन को लगा कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका था, तो उसने कुछ साथी ऑफिसरों के साथ मिलकर दरवाजा खटखटाना शुरू किया। कुछ देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। जैसे ही दरवाजा खुला, दरवाजे के पास खड़े अर्जुन और दर्शन ने देखा कि अनिका दरवाजे के ठीक सामने अपना सर झुकाए, अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। अनिका का चेहरा और उसकी एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनिका के हाथ नाकामयाबी लगी थी। जैसे ही क्रिस्टोफर के आदमी को देखने दर्शन और अर्जुन अंदर गए, उनके ठीक पीछे रश्मि भी दौड़कर अंदर चली गई। रश्मि देखना चाहती थी कि आखिर अनिका ने उस आदमी को कितना टॉर्चर किया था। रश्मि जल्द से जल्द उस आदमी के शरीर पर पड़े घाव की तस्वीर लेना चाहती थी, मगर जैसे ही रश्मि उस आदमी के पास गई, वो ये देखकर हैरान हो गई कि उस आदमी के शरीर पर कहीं पर भी घाव का निशान नजर नहीं आ रहा था। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से लथपथ था। उसका शरीर पूरी तरह से जंजीरों पर अपना वजन छोड़े हुए बिल्कुल बेजान नजर आ रहा था, मगर गौर से देखने के बावजूद उसके शरीर पर कहीं भी घाव के निशान नहीं नजर आ रहे थे। खुद दर्शन और अर्जुन इस आदमी की हालत देखकर हैरान थे। अगर अनिका ने उसे फिजिकल टॉर्चर नहीं किया था, तो फिर वह इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रहा था? यह बात इंटेरोगेशन रूम के अंदर खड़े किसी भी ऑफिसर को समझ नहीं आ रही थी। तभी रश्मि ने अनिका की ओर देखकर कहा, क्या हुआ? यह इतना जोर जोर से क्यों चीख रहा था? क्या बताया इसने तुम्हें? जब रश्मि ने देखा कि अनिका उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी, तभी रश्मि ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वह सब क्या हो रहा है। इस इंसान को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, और तुम लोग तो अच्छी तरह जानते हो कि किसी मुजरिम को टॉर्चर करना कानून के खिलाफ है। हम बुरी तरह फंस सकते हैं। अर्जुन को पहले ही रश्मि पर बहुत चिढ़ हो गई थी। रश्मि ने बार बार झूठ बोलकर डिपार्टमेंट का सर नीचा किया था। अब रश्मि की एक भी बात अर्जुन सीरियसली नहीं लेने वाला था। तभी अनिका ने बड़ी धीमी आवाज में अर्जुन और दर्शन से कहा, इसने कन्फेशन दे दिया है, तुम लोग इसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हो। यह सब कुछ सच सच बता देगा। यह कहने के बाद जब अनिका ने क्रिस्टोफर के आदमी की ओर देखा, तो क्रिस्टोफर का आदमी अनिका को अपनी ओर देखते हुए देखकर अपनी जगह पर कांपने लगा। उसके गले की ओर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके गले से उसकी जान निकाल ली थी। वह सांस लेने की कोशिश कर रहा था, मगर अनिका को देखकर उसकी सांसें अटकने लगी थी। इससे पहले डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर ने क्रिस्टोफर के आदमी को इस तरह रिएक्ट करते हुए नहीं देखा था। पूछताछ के दौरान वह आदमी हमेशा ही काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। इतना ताकतवर और खूंखार आदमी इस तरह भीगी बिल्ली की तरह अनिका के सामने क्यों बिहेव कर रहा था? इससे पहले कि कोई कुछ और कह पाता, जंजीरों में जकड़े क्रिस्टोफर के उस आदमी ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। मैं सब कुछ बता दूंगा तुम लोगों को। बस इस लड़की को मुझसे दूर रखो। मैंने इससे पहले इतना खतरनाक ऑफिसर पहले कभी नहीं देखा। मैं बता नहीं सकता कि पिछले 5 मिनट में मेरे ऊपर क्या बीती है। क्रिस्टोफर के आदमी यह बात सुनकर स्पेशल डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर हैरानी से अनिका की ओर देखने लगे। अनिका ने बिना कोई रिएक्शन दिए अर्जुन से कहा, अब जल्दी करो, इसका स्टेटमेंट ले लो और एक नई रिपोर्ट बनाओ। मुझे लगता है इसका स्टेटमेंट सुनने के बाद हमारे डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के चेहरे से झूठ का नकाब बहुत जल्द उतर जाएगा। भले ही यह बात अनिका ने किसी की ओर देखकर नहीं कही थी, मगर सभी लोग यह बात अच्छी तरह जानते थे कि अनिका ने यह बात रश्मि को ध्यान में रखते हुए कही थी। अर्जुन और दर्शन ने बाकी ऑफिसरों के साथ मिलकर क्रिस्टोफर के आदमी से पूछताछ करना शुरू किया। लगभग आधे घंटे बाद सभी स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑन ड्यूटी ऑफिसर इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकले। दर्शन और अर्जुन काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। अर्जुन के हाथ में एक फाइल थी, जिसके अंदर वह क्रिस्टोफर के आदमी के स्टेटमेंट वाले पेपर रख रहा था। उन लोगों के ठीक पीछे रश्मि तेजी से चलकर आ रही थी। इससे पहले कि रश्मि अर्जुन से कुछ कहते, अर्जुन ने ऊंची आवाज में अपनी जगह से पलटकर रश्मि से कहा, अब बहुत हो चुका। तुम्हारी वजह से पहले ही हमारे डिपार्टमेंट को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है।
इस बार भी तुमने हमेशा की तरह सारी हदें पार कर दी है। तुम न सिर्फ एक बेजिम्मेदार ऑफिसर हो, बल्कि तुम इस डिपार्टमेंट के काम करने के लायक ही नहीं हो। इस वक्त अगर मेरे हाथ में कमांड होता तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें स्पेशल डिपार्टमेंट से बर्खास्त कर देता, मगर यह नई रिपोर्ट इंस्पेक्टर इबास को सौंप दूंगा। उसके बाद वही फैसला करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इससे पहले कि रश्मि अर्जुन के साथ कुछ बात करती, अर्जुन अपना फोन निकालकर इंस्पेक्टर अब्बास के साथ बात करने लगा। रश्मि के ठीक पास खड़ा दर्शन भी रश्मि को काफी गुस्से से देखने लगा था। रश्मि किसी भी हालत में स्पेशल डिपार्टमेंट से निकलना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि इस वक्त आसपास खड़े सारे स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर उसे गिरी हुई नजरों से देख रहे थे। रश्मि ने नजरें उठाकर किसी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की, मगर वह जानती थी कि उसे स्पेशल डिपार्टमेंट से निकालना इतना आसान नहीं होने वाला था। रश्मि की सारी डिग्रियां असली थी। क्वालिफिकेशन के हिसाब से रश्मि के पास हर वह काबिलियत थी जिसकी वजह से उसे स्पेशल डिपार्टमेंट में रखा जाना चाहिए था। रश्मि ने भले ही यह झूठ कहा था कि वह ब्लैक कैट को और इंटरनेशनल हैकर मिस्टर वाई को जानती थी, मगर इस बात का कोई रिटर्न प्रूफ नहीं था। रश्मि ने यह सारी बातें जुबानी कही थी। स्पेशल डिपार्टमेंट यह सारी बातें रश्मि के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उल्टा उन पर ही इंक्वायरी बैठ सकती थी कि उन्होंने ऐसी बातों पर बिना किसी प्रूफ के विश्वास कैसे कर लिया था। तभी अर्जुन अपने हाथ में फाइल लिए वापस रश्मि की ओर आया और कहने लगा, तुम्हें अब स्पेशल डिपार्टमेंट के साथ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी ड्यूटी से रिलीव किया जाता है। इंस्पेक्टर अब्बास ने खुद मुझे कहा है कि तुम्हें यह ऑर्डर दे दूं। मैंने जब इंस्पेक्टर अब्बास को सच्चाई बताई तो हमारी तरह वह भी सच्चाई सुनकर हैरान हो गए। अच्छा हुआ क्रिस्टोफर के आदमी का हमने खुद कन्फेशन रिकॉर्ड किया, वरना हमेशा की तरह तुम तो हमें अंधेरे में ही रखना चाहती थी। इस बात का जवाब देती हुई रश्मि ने कहा, मगर मैंने क्या झूठ कहा था तुमसे? सब कुछ सच ही तो कहा था। अनिका की माँ उस ऑर्गेनाइजेशन की वाइस प्रेसिडेंट थी। यह कन्फेशन उस आदमी ने खुद मुझे दिया था और तुम्हारे सामने भी उसने यही बात दोहराई थी। अब तुम ही बताओ मैंने गलत क्या कहा था? अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल पास के टेबल पर पटकते हुए रश्मि से कहा, तुमने हमसे कोई बात छुपाई नहीं थी, मगर तुम्हारा इंटेरोगेशन पूरा नहीं था। आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अर्जुन की बात सुनकर रश्मि ने अपनी नजरें झुका ली। अर्जुन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुमने क्रिस्टोफर के आदमी से पूछताछ की और उसका कन्फेशन लेकर हमारे पास आई। जिस कन्फेशन में क्रिस्टोफर के आदमी ने यह कहा था कि अनिका की मां यानी कि स्वाति मल्होत्रा क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की वाइस प्रेसिडेंट थी, मगर यह बात आधी अधूरी थी। जब अनिका ने पूछताछ की तब असली बात सामने आई। दरअसल स्वाति उस ऑर्गेनाइजेशन की वाइस प्रेसिडेंट थी, मगर 25 साल पहले उसी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देकर स्वाति वहां से भाग निकली थी। वह भागकर सीधे मनाली चली आई और वहां रहने के बाद उसने कभी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ताल्लुक रखने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब यह साफ है कि स्वाति उस ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीकों से खुश नहीं थी। यहाँ तक कि वह खतरनाक पावर ड्रग बनाने का फार्मूला भी स्वाति अपने साथ ले आई थी। ऑर्गेनाइजेशन के बाकी साइंटिस्ट के पास जो आधा अधूरा फार्मूला था, उससे वह पावर ड्रग पूरी तरह से बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। वह लोग इतने साल कोशिश करने के बावजूद पावर ड्रग को अच्छी तरह से बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। आधे अधूरे फार्मूला को लेकर वह लोग जो पावर ड्रग बना रहे थे, उसी की वजह से पावर ड्रग लेने वाले लोग या तो मर जाते थे या तो पागल हो जाते थे। क्रिस्टोफर के आदमी हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए थे ताकि वह स्वाति मल्होत्रा की बेटी से मिलकर उससे वह फार्मूला अपने कब्जे में ले सके। इन सारी बातों से एक बात तो साफ जाहिर है कि जरूर स्वाति मल्होत्रा उस ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीकों से और उनके मकसद से खुश नहीं थी और इसलिए स्वाति मल्होत्रा ने उनका साथ छोड़ने का फैसला किया था। जबकि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में इतनी इम्पोर्टेंट बातें तो शामिल ही नहीं थी। क्या तुम जानती हो अधूरा कन्फेशन कितना खतरनाक हो सकता है? तुम जैसी बेवकूफ़ ऑफिसर अगर हमारे साथ हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट में काम करेगी तो बार बार लोगों के सामने इस डिपार्टमेंट का सर झुकता रहेगा। इंस्पेक्टर अब्बास या डिपार्टमेंट का
कोई ऑफिसर यह नहीं चाहेगा। दरअसल रश्मि ने जो कन्फेशन लिया था उसके मुताबिक अनिका की मां और अनिका उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे और अभी अभी दर्शन, अर्जुन और बाकी ऑफिसरों के सामने क्रिस्टोफर के आदमी ने जो कन्फेशन दिया था उससे यह साबित होता था कि अनिका और उसकी असली मां दरअसल वही चाहते थे जो स्पेशल डिपार्टमेंट का मकसद था, क्रिस्टोफर के ऑर्गेनाइजेशन की बर्बादी। रश्मि ने इंस्पेक्टर अब्बास को फ़ोन लगाकर उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर इस बार इंस्पेक्टर अब्बास रश्मि की किसी बात में आने वाले नहीं थे। इंस्पेक्टर अब्बास ने रश्मि की कॉल का जवाब नहीं दिया। वह बस इतना ही चाहते थे कि रश्मि जल्द से जल्द स्पेशल डिपार्टमेंट से बाहर निकल जाए। वहां अनिका ने क्रिस्टोफर के बाकी साथियों का भी कन्फेशन लिया था। कुछ ही देर में जब सारे पकड़े गए आदमियों का कन्फेशन पूरा हुआ तब अनिका ने देखा कि सभी लोगों ने एक ही बात बताई थी जो उस पहले आदमी ने बताई थी। सारे कन्फेशन की रिपोर्ट अर्जुन को सौंपने के बाद अनिका कॉरिडोर में रखी एक बेंच पर जाकर बैठ गई। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए अनिका ने अपना फोन निकाला और क्रिस्टोफर के भेजे हुए मैसेज को गौर से देखने लगी। मैसेज को देखने के बाद धीरे धीरे अनिका के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे थे। उस मैसेज में क्रिस्टोफर ने जो बात लिखी थी वह बात पढ़कर अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अनिका ने क्रिस्टोफर से पूछा था कि 6 साल पहले उसकी प्रेगनेंसी के पीछे किसने प्लानिंग की थी, जिसका जवाब देते हुए क्रिस्टोफर में लिखा था, तुम्हारी प्रेगनेंसी की पूरी प्लानिंग तुम्हारी माँ ने ही की थी। तुम्हारी माँ एक बेहद चालाक और शातिर औरत थी। उसने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक सौदा किया था। जब तक तुम शादी की उम्र के लायक ना हो जाओ तब तक हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और एक बार तुम्हारी शादी डोगरा परिवार में हो जाए उसके बाद वह हमें वह फार्मूला लौटा देगी जो फार्मूला वह हमसे चुरा कर ले गई थी। मगर हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारी माँ ने हमें धोखा दिया। वह अपने वादे से पलट गई। आशीष ने जो उससे वादा किया था उस वादे से भी वह मुकर गई। आशीष के साथ साथ तुम्हारी माँ ने हमें भी धोखा दिया था, इसलिए तुम्हारी माँ का पीछा करते हुए मेरे आदमी तुम तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। यह सब कुछ जो हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से हो रहा है, और यह सब कुछ जिसके इशारे पर चल रहा है उसके पीछे जो असली मास्टरमाइंड है वह और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी माँ स्वाति मल्होत्रा है। अपनी माँ के बारे में अनिका ने बचपन से लेकर आज तक काफ़ी कहानियाँ सुनी थी। कोई कहता था कि करण गुलेरिया ने अपने प्यार में फंसाकर एक भोली भाली लड़की को बर्बाद कर दिया, तो कोई कहता था कि स्वाति मल्होत्रा एक चालाक और शातिर औरत थी जिसने सालों पहले करण गुलेरिया को धोखा देकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कल्याण शास्त्री जब भी स्वाति मल्होत्रा का नाम लेता वह एक बार जरूर कहता कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ और ट्रेडिशनल मेडिसिन में स्वाति मल्होत्रा ने जो नाम किया है वो और कोई नहीं कर सकता। धीरे धीरे अनिका के मन में अपनी माँ की इमेज काफ़ी क्लियर होने लगी थी। अनिका को अब तक यही लगता था कि उसके अंदर जितनी भी शक्तियाँ थीं वह बस कुदरत की देन थी। हर चीज़ को जल्द से जल्द समझ लेना, हर चीज़ को जल्द से जल्द अपनाकर उस पर महारत हासिल करना अनिका के लिए बाएं हाथ का खेल था। मगर अब धीरे धीरे अनिका यह बात समझने लगी थी कि वह सारी शक्तियाँ और वह सारी ताकत उसे दरअसल अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा से विरासत में मिली थी। स्वाति मल्होत्रा ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए अनिका को प्रेग्नेंट किया था, जिसके पीछे जरूर कोई गहरा राज छुपा था जो सिर्फ स्वाति मल्होत्रा जानती थी। अब तक अनिका तो इतना जान चुकी थी कि स्वाति मल्होत्रा ने जो भी कदम उठाए थे वह सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की रक्षा के लिए उठाए थे। एक माँ का कोई भी कदम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं हो सकता था। यह बात अनिका भी एक माँ होने के नाते अच्छी तरह से जानती थी। बस एक बात आज भी अनिका की समझ के परे थी कि कोई इंसान मौत के बाद भी अपना खेल किस तरह जारी रख सकता था, वह भी इतनी बारीकी से। उसकी हर चाल उसके दुश्मनों पर भारी पड़ रही थी। क्रिस्टोफर की ऑर्गेनाइजेशन इतनी खतरनाक थी कि दुनिया की पुलिस भी उस ऑर्गेनाइजेशन का बाल बांका नहीं कर पाई थी। मगर जिंदगी के बाद भी स्वाति मल्होत्रा ने उन्हें मात देने में कामयाबी हासिल की थी। किसी भी दुश्मन का हाथ अनिका तक नहीं पहुंचने दिया था। स्वाति मल्होत्रा ने अनिका बस यह जानना चाहती थी कि आखिर वह हाथ कहाँ था जो हमेशा उसके सर पर बना रहता था, जो अदृश्य होने के बावजूद हमेशा अनिका के साथ खड़ा था। अनिका की आंखों में आंसू आने लगे
तभी उसे आशीष डोगरा की एक बात याद आई। आशीष डोगरा ने अनिका से एक बार कहा था कि अनिका की जिंदगी से जुड़ा हुआ सच इतना कड़वा है कि जब वह सच उसके सामने आएगा तो अनिका बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अनिका अब तक इतना जान चुकी थी कि वह किसी मामूली औरत की बेटी नहीं थी, बल्कि स्वाति मल्होत्रा की बेटी थी, जो खुद एक बहुत बड़ी जीनियस थी। उसका दिमाग दुनिया के सबसे तेज दिमाग में से एक था, जो मरने के बाद भी अपनी छाप अनिका की पूरी जिंदगी पर छोड़ रहा था। अनिका को अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बात का अफसोस हमेशा रहता था, उसकी प्रेगनेंसी पर उसका खुद का कंट्रोल नहीं था। ना ही वह उसकी इच्छा से हुई थी और ना ही उसकी प्रेगनेंसी के बारे में अनिका को कुछ पता था। अनिका आज भी यह समझ नहीं पा रही थी कि जो माँ मरने के बाद भी अपनी बच्ची की सलामती के लिए इतनी गहरी प्लानिंग कर सकती थी, वही माँ अपनी बच्ची के खिलाफ इस तरह की प्रेगनेंसी क्यों प्लान करके गई थी। क्या मकसद था स्वाति मल्होत्रा का इसके पीछे। भले ही जो कुछ भी हुआ था वह कहीं न कहीं अनिका की जिंदगी के लिए अच्छा ही हुआ था। अनिका की जिंदगियों में दो खूबसूरत और प्यारे बच्चे आए थे, मगर अनिका यह सोच सोच कर भी घबराने लगी थी कि अगर उन बच्चों का बाप रोहित मारवा नहीं होता और कोई होता तब क्या होता। आज शायद धीरे धीरे अनिका रोहित से प्यार में गिर चुकी थी। अनिका को रोहित अच्छा लगने लगा था, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ होता तब क्या होता। क्या बच्चे हमेशा माँ बाप के प्यार को तरसते रहते हैं। अनिका की अपने माँ के लिए फीलिंग इस वक्त काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। इस तरीके की प्रेगनेंसी की प्लानिंग करके स्वाति मल्होत्रा ने अनिका के साथ अच्छा किया था या बुरा, यह बात अनिका की समझ के बाहर थी। अनिका बस अपने केबिन के पास जाकर कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखने लगी। देखते ही देखते कब 2 घंटे बीत गए यह खुद अनिका को भी पता नहीं चला। कुछ ही देर में स्पेशल डिपार्टमेंट के टेरेस पर एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग हुआ। इंस्पेक्टर अब्बास अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर से उतरे और अर्जुन के पास पूरी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट लेने के बाद अनिका के केबिन के पास आकर खड़े हो गए। अनिका अपना सामान धीरे धीरे एक बक्से में पैक करने लगी थी। अब्बास कांच के दरवाजे से अनिका को देख पा रहे थे। अनिका बिल्कुल धीरे धीरे अपनी एक एक चीज एक छोटे से बक्से में अरेंज करने लगी थी। अब्बास धीरे से अनिका की केबिन में आए और अनिका से कहने लगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अनिका ने अब्बास की ओर देखा और बिना कोई रिएक्शन के फिर से अपना काम करने लगी। अनिका के पास अब स्पेशल डिपार्टमेंट पर रहने का कोई मकसद नहीं था। जिस राज को जानने के लिए अनिका स्पेशल डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी थी, वह अब खुली किताब की तरह सबके सामने थी। स्पेशल डिपार्टमेंट में हर चीज को लेकर काफ़ी पाबंदियां थीं, रूल्स एंड रेगुलेशन थे। अनिका हमेशा ही एक आज़ाद पंछी की तरह जीने की आदी थी। रोज टाइम पर ऑफिस आ जाना, हर चीज़ की रिपोर्ट करना, लंबे लंबे अरसे तक अपने बच्चों से दूर रहना, यह सब कुछ अनिका को बिल्कुल पसंद नहीं था। मगर अनिका ने स्पेशल डिपार्टमेंट का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मिशन अपने हाथ में लिया था। मिशन पूरा होने तक अनिका ने एक स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर होने की हैसियत से अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी। मगर आज उसे मिशन पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। स्वाति मल्होत्रा का सच सबके सामने लाने के बाद अनिका के पास स्पेशल डिपार्टमेंट से जुड़े रहने का और कोई मकसद नहीं था। अनिका चुपचाप अपना सामान उठाकर बिना कुछ कहे अपने केबिन से बाहर चली गई। डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिसर भी अनिका के केबिन के बाहर जमा हो गए थे। उन सब की ओर देखते हुए अब्बास ने कहा, क्या किया यह तुम लोगों ने? एक शरीफ, ईमानदार और काबिल ऑफिसर के साथ जो तुम लोगों ने किया, उसकी वजह से हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑफिसर को खो चुके हैं। अर्जुन और दर्शन अपना सर झुकाकर इंस्पेक्टर अब्बास के सामने खड़े रहे। फिर अर्जुन ने उनसे कहा, सर हम क्या करते हैं? हम भी हमारी ड्यूटी के हाथों मजबूर थे। हमने जो कहा गया वही हमने किया। मगर मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया के किसी भी ऑफिस में छोटे मोटे मतभेद नहीं होते। हम एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ते हैं, मगर इस तरह से काम छोड़कर चले जाना ये तो बचपना है सर। मिस अनिका को यह नहीं करना चाहिए था। तभी एक साथी लेडी ऑफिसर ने अब्बास से कहा, सर माफ़ कीजिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात, मगर मिस अनिका में भी एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही है। हमेशा हमसे दूर रहती हैं, काफ़ी सीक्रेट रहती हैं अपने दिल में, और फिर वह एक फॉरेंसिक डॉक्टर हैं स्पेशल डिपार्टमेंट में, और कई ऑफिसर्स भी यहाँ हैं, लेकिन भला हमारे लिए एक डॉक्टर इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है?
इंस्पेक्टर अब्बास ने उस लेडी ऑफिसर की ओर तीखी नज़रों से देखा और कहा, क्या तुम जानती भी हो वह कौन है? अनिका ही डॉक्टर अमृता थी। यह बात सब लोग अच्छी तरह जानते थे, मगर अभी अभी अनिका ने इंटेरोगेशन करके क्रिस्टोफर के खतरनाक आदमियों के पास जो कन्फेशन निकलवाया था, उसके बाद अचानक ही अर्जुन के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। अर्जुन ने इंस्पेक्टर अब्बास की ओर देखकर कहा, एक मिनट सर, क्या आप यह तो नहीं कहना चाहते हैं कि अनिका ही ब्लैक कैट है? अनिका नीचे अपनी कार में अपना सारा सामान रखकर ड्राइविंग सीट पर बैठने ही वाली थी कि पीछे से इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका को आवाज़ देते हुए कहा, अनिका, तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बस मैं इतना बता दूं कि आशीष डोगरा तुमसे मिलना चाहता है और वह तुम्हें कुछ बताना चाहता है। एक आखिरी बार उससे मिल लो। कई दिनों से अनिका ने आशीष के साथ कोई बात नहीं की थी। अनिका बाकी कामों में इतना उलझ चुकी थी कि लगभग आशीष के बारे में भूल चुकी थी। इंस्पेक्टर अब्बास ने जब अनिका से कहा कि आशीष डोगरा एक बार अनिका से मिलना चाहता है, तब अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि आखिरकार आशीष अपना कन्फेशन देने के लिए तैयार हो चुका था। अनिका ने अपना सामान अपनी कार के अंदर रखकर कुछ देर वहीं खड़े रहकर मन ही मन कुछ सोचा। उसके बाद अनिका सीधे ऑफिस के अंदर चली गई। अनिका जैसे ही आशीष के इंटेरोगेशन रूम की तरफ जाने लगी तो हेड ऑफिस के मेन गेट पर खड़े इंस्पेक्टर अब्बास और बाकी साथी ऑफिसर अनिका को लगातार देखे जा रहे थे। उन सबके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग अनिका को समझ नहीं पा रहे थे। एक दुबली पतली सी लड़की जिसे देखकर ऐसा लगता था कि वह हमेशा ही काम से दूर भागने के बहाने ढूंढती थी, वह आखिर ब्लैक कैट कैसे हो सकती थी? स्पेशल डिपार्टमेंट के लोगों को ब्लैक कैट के बारे में जितनी जानकारी थी, उससे उनके मन में ब्लैक कैट की एक बेहद खतरनाक इमेज थी। उनके लिए ब्लैक कैट कोई खतरनाक और शातिर आदमी था जो एक साथ 20 लोगों से फाइट कर सकता था, चालाक इतना कि खुले जंगल में लोमड़ी को मात दे दे और तेज इतना दौड़ लगाने में चित्ते को भी पीछे छोड़ दे। अर्जुन ने इंस्पेक्टर अब्बास की ओर देखा और कहा, सर, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि यह नाजुक सी दिखने वाली लड़की ब्लैक कैट है? इंस्पेक्टर अब्बास ने अर्जुन की बात का जवाब देते हुए कहा, इतना ही नहीं, मुझे इस बात का यकीन भी है कि तुम लोग जिसे मिस्टर वाई के नाम से जानते हो वह और कोई नहीं बल्कि अनिका खुद है। अब्बास का अनिका के लिए कॉन्फिडेंस देखकर अर्जुन और दर्शन दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। दर्शन ने अब्बास की ओर हैरानी से देखते हुए पूछा, सर, आप क्या कह रहे हैं? आप यह कह रहे हैं कि यह लड़की जो दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टरों में से एक है, वही ब्लैक कैट है और वही एक कंप्यूटर जीनियस मिस्टर वाई है? सर, मुझे लगता है आपसे कोई गलती हो रही है। तभी अब्बास ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अपने साथी ऑफिसरों की ओर देखकर कहा, मुझे ताजुब होता है कि तुम सबको देखकर तुम लोग स्पेशल डिपार्टमेंट के होनहार और काबिल ऑफिसर को, मगर इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम्हारी नज़रों से छिप कैसे जाती है? अब्बास का ताना सुनकर सारे ऑफिसर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनसे क्या गलती हुई थी। अब्बास ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जरा याद करो, क्रिस्टोफर के आदमियों को जब हम पकड़ने गए थे तब हमारा आईटी डिपार्टमेंट क्रिस्टोफर के फ़ोन कॉल का लोकेशन नहीं लोकेट पाया था। तब अनिका ने ही हमें क्रिस्टोफर के आदमियों का लोकेशन बताया था। अब तुम लोगों को जरा इस बात पर गौर करना चाहिए, दर्शन और उसका आईटी डिपार्टमेंट इस देश के सबसे होनहार कंप्यूटर एक्सपर्ट में से भरा हुआ है। जब वो लोग क्रिस्टोफर के फ़ोन का लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए तो क्या तुम्हें लगता है कोई भी ऐरा गैरा आदमी यह काम कर सकता था? अनिका ने उन्हें ढूंढ निकाला था। इसका मतलब साफ है कि ये किसी और का नहीं बल्कि खुद अनिका का काम है। और रही बात ब्लैक कैट होने की, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि वो बेहद ताकतवर और खूंखार इंसान है, मगर यह खूबसूरत सी भोली भाली दुबली पतली दिखने वाली लड़की नाजुक है। यह सोचने की गलती कभी मत करना। मार्शल आर्ट में 20 लोग भी इस लड़की का मुकाबला नहीं कर सकते। फाइटिंग रिंग के अंदर मैं इसे लड़ते हुए देख चुका हूँ। डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर अनिका के बारे में यह सारी बातें जानकर चौंक गए थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जिस लड़की को वह इतने लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे,
इतनी काबिल थी। सबके चेहरे पर ताज्जुब देखने के बाद अब्बास ने वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहा, इतना याद रखना कि अनिका हमारे लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑफिसर है। बहुत कम वक्त में उसने हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत कुछ किया है। अगर वह ना होती तो क्रिस्टोफर के आदमी इस वक्त हमारे कब्जे में नहीं होते। हमारे हाथ इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं लगती। और तो और अगर वह ना होती तो हमारे ही डिपार्टमेंट के लोगों ने हमारे ही डिपार्टमेंट के एक सीक्रेट एजेंट को जान से मार दिया होता। अनिका की वजह से कैप्टन डिसिल्वा का असली चेहरा हम लोगों के सामने आ पाया, वरना हम तो कैलाश को एक इंटरनेशनल क्रिमिनल समझकर उसे मौत की सजा सुना देते। अगर ऐसा होता तो एक सच्चे देशभक्त को हम देशभक्ति की सजा दे देते। जब अब्बास ने देखा कि स्पेशल डिपार्टमेंट के सारी ऑफिसर अपने किए पर शर्मिंदा थे, तो अब्बास अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर उससे कुछ दूर ले गए। अब्बास ने धीमी आवाज में अर्जुन से कहा, तुम अपने साथ कुछ ऑफिसर ले लो और इस लड़की रश्मि के बारे में सब कुछ पता करो। 24 घंटे उस पर नजर रखो, उसकी हर हरकत के बारे में जानकारी रखो। अब्बास की बात सुनकर अर्जुन हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। अर्जुन ने उनसे पूछा, सर क्या आपको शक है कि रश्मि? इससे पहले कि अर्जुन कुछ और कह पाता, अब्बास ने अर्जुन को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, देखो इस वक्त मुझे सिर्फ शक है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मगर हाँ इस रश्मि से कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ हो रही हैं। इतनी सारी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जरा सोचो, जब मैं यहाँ नहीं था तभी उसने अनिका पर अपना शिकंजा करने की कोशिश की। उसे अनिका का फ़ोन जाम करवा दिया। जब मैंने हमारे आईटी डिपार्टमेंट से पूछा कि क्या उन्होंने अनिका का नेटवर्क जाम किया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। इसका मतलब साफ है कि रश्मि बाहर से किसी की मदद ले रही है। अनिका शायद नेटवर्क जाम को तोड़ने की टेक्निक जानती है, इसलिए वह अपना फ़ोन फिर से एक्टिव कर पाई, वरना अगर वह अब तक मैं यहाँ पहुँच नहीं पाया होता तो पता नहीं वह अनिका के साथ क्या कर बैठती। ब्लैक कैट के साथ उसका निजी संबंध होना, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के साथ उसका निजी संबंध होना, और फिर पता चलना कि ऐसा कुछ था ही नहीं, कोई उसे बेवकूफ़ बना रहा था। इतने सारे कोइंसिडेंस एक ही लड़की के साथ बार बार नहीं हो सकते। जरूर कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। तुम आने वाले कुछ दिनों तक रश्मि पर नज़र बनाए रखो। अर्जुन ने इंस्पेक्टर अब्बास को सैल्यूट करते हुए कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत करना सर, इस मिशन को मैं ज़रूर पूरा करूंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अगर वह लड़की किसी के साथ मिली है तो ज़रूर कोई ना कोई सुराग हमें जल्द से जल्द मिल जाएगा। जब अनिका आशीष डोगरा के कमरे में पहुंची तो अनिका ने देखा कि आशीष डोगरा अपने बिस्तर पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था। आशीष की हालत में पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार था। उसकी खांसी भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। अनिका को अपने कमरे में आता हुआ देखकर आशीष अपनी जगह पर बैठा मुस्कुराने लगा। अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब को एक तरफ रखने के बाद आशीष अनिका के लिए अपने बिस्तर के पास रखी एक कुर्सी आगे कर दी। आशीष ने अनिका से कहा, तुमने जो दवाई दी थी वह काफ़ी अच्छी है। अनिका ने चेयर पर बैठे हुए आशीष से कहा, मैंने श्वेता से कहकर एक और दवाई तुम्हारे लिए खास बनवाई है। मैं यह तो नहीं कह सकती कि तुम्हारा लंग कैंसर उससे ठीक हो जाएगा, मगर हाँ, तुम्हें उस दवाई से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। आशीष यह बात सुनकर मुस्कुराने लगे, अपनी किताब की ओर देखकर कहने लगे, तुम भी कमाल हो अनिका, एक तरफ मौत की बात कर रही हो और दूसरी तरफ राहत देने की। आशीष की इस बात का अनिका के पास कोई जवाब नहीं था। अनिका ने आशीष से कहा, देखो तुम्हें इस तरह उदास नहीं होना चाहिए, तुम्हें हर वक्त खुश रहना है। दवाई तो अपना काम तभी करेगी जब तुम्हारे अंदर जीने की इच्छा होगी। कुछ ही दिनों में श्वेता वह दवाई बनाकर मुझे भिजवाएगी, मगर वह दवाई तुम लेना शुरू करो उससे पहले तुम्हें एक बात अच्छी तरह ध्यान रखनी है कि तुम्हें अपने आप को हमेशा खुश रखना है। तुम्हारे अंदर जितनी पॉजिटिविटी होगी, तुम्हारा इलाज भी उतना ही तेज और असरदार होगा। आशीष ने अपनी नज़रें झुकाकर अनिका से कहा, तुमने मेरे लिए खास दवाई बनवाई है, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, मगर हाँ, तुम्हें जल्दी करना होगा। तुम्हारे पास अब सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। आशीष की बात सुनकर अनिका चौंक गई। अनिका ने आशीष से कहा, 7 दिन? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? 7 दिन बाद तुम कहाँ जाने वाले हो?
आशीष अनिका के सवाल का सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। कुछ देर तक जब आशीष ने कोई जवाब नहीं दिया, तब अनिका ने दोबारा अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए आशीष से पूछा, बताओ मुझे, 7 दिन बाद कहाँ जाने वाले हो तुम? अनिका इस बात से हैरान थी कि स्पेशल डिपार्टमेंट की हिरासत में होने के बावजूद आशीष इस तरह की बात कर रहा था। हाँ, कैलाश एक बार स्पेशल डिपार्टमेंट के सेल से फरार होने में कामयाब जरूर हुए थे, मगर उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। या तो कहा जा सकता था कि इसके पीछे डिसिल्वा की एक साजिश थी, वरना स्पेशल डिपार्टमेंट से किसी भी कैदी का फरार होना लगभग नामुमकिन था। आशीष अपने बिस्तर का सहारा लेकर अपनी पीठ सीधी करते हुए अनिका से कहने लगा, 7 दिन बाद मैं अपनी गैंग के साथ दोबारा मिलने वाला हूँ और उसके बाद उन्हीं के साथ रहूंगा। आशीष का जवाब सुनकर अनिका चौंक गई। अनिका को कुछ पल के लिए ऐसा भी लगा शायद आशीष अपने दिमाग का संतुलन खो चुका था। स्पेशल डिपार्टमेंट की 4 दीवारी में कैद आशीष अपने साथियों से दोबारा मिलने के सपने देख रहा था। मगर इससे पहले कि अनिका आशीष को कुछ कहती, अचानक ही अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। इससे पहले कि अनिका आशीष को कुछ कहती, अनिका का कंफ्यूजन दूर करते हुए आशीष ने बिल्कुल धीमी आवाज में अनिका से कहा, इंस्पेक्टर अब्बास के साथ मेरी बात हो चुकी है। आशीष की बात सुनने के बाद धीरे धीरे अनिका के सामने सब कुछ साफ होने लगा। अनिका यह बात अच्छी तरह जानती थी कि कैलाश अधिकारी एक स्पेशल एजेंट है। यह बात अब तक अंडरवर्ल्ड में सभी लोग जान चुके थे। इसलिए इंस्पेक्टर अब्बास को अब कैलाश की जगह स्पेशल डिपार्टमेंट का एक आदमी अंडरवर्ल्ड में भेजना था, जो काम भले उसके साथ करे मगर उनकी सारी खबरें स्पेशल डिपार्टमेंट तक पहुंचाता रहे। और इस वक्त आशीष से बेहतर उनके पास और कोई चॉइस नहीं था। क्रिस्टोफर की गैंग में आशीष का काफ़ी रुतबा था। यह बात अब तक अनिका खुद भी अच्छी तरह जान चुकी थी, मगर अनिका यह नहीं जानती थी कि आशीष पर कितना भरोसा किया जा सकता था। आशीष ने अनिका के चेहरे का यह कन्फ्यूजन भी अच्छी तरह पढ़ लिया था। अनिका का शक दूर करने के लिए आशीष ने अनिका से कहा, घबराओ मत, मेरी सिचुएशन भी बिल्कुल तुम्हारी माँ की सिचुएशन की तरह ही है। अपनी माँ का नाम सुनते ही अनिका हैरानी से आशीष की ओर देखने लगी। आशीष ने अनिका से कहा, बिल्कुल सही सुना तूने। तुम्हारी माँ इस ऑर्गेनाइजेशन को 25 साल पहले धोखा देकर क्यों निकली थी? क्या यह बात तुम जानती हो? अनिका पिछले कई घंटों से बस इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर 25 साल पहले क्या हुआ था। अनिका की मां ने इतनी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाथ क्यों मिलाया था, और हाथ मिलाने के बाद इतनी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से दुश्मनी लेने का क्या मतलब था। आशीष अपने बिस्तर पर बैठते हुए अनिका से कहने लगा, क्या तुम सुनना चाहोगे कि 25 साल पहले तुम्हारी मां ने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देकर उनसे दुश्मनी क्यों मोल ली थी? मैंने तुमसे कहा था न कि सच जानना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, और सच को समझ पाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा। मेरे ख्याल से अब वह समय आ गया है जब तुम्हें सच का सामना करना होगा। अनिका कई दिनों से अपनी मां के अतीत के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। आज आखिरकार आशीष के मुंह से अनिका की जिंदगी से उस राज से पर्दा उठने वाला था जिसका उसे कई महीनों से इंतजार था। स्वाति मल्होत्रा का सच बहुत जल्द अनिका के सामने आने वाला था। अपने बिस्तर पर बैठा हुआ आशीष डोगरा पहले से काफ़ी कमज़ोर नजर आने लगा था। हालांकि अनिका की दी हुई दवाई से उसकी खांसी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई थी, मगर कहीं न कहीं उसका वजन काफ़ी कम होने लगा था। मगर फिर भी आशीष डोगरा के चेहरे पर अभी भी वही चार्म नजर आ रहा था, जिस तरह का चार्म अनिका ने आशीष के चेहरे पर पहले मुलाकात के वक्त देखा था। आशीष डोगरा ने धीमी आवाज में अनिका के साथ बात करना शुरू किया। तुम्हारी माँ उन दिनों ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए काफ़ी फेमस हो गई थी। डॉक्टर वांगापट्टू के बाद अगर लोग आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन में किसी को जीनियस मानते थे तो वह तुम्हारी माँ थी। तुम्हारी माँ काफ़ी नए ख्यालातों से अलग अलग आविष्कार करती थी। वह कहते हैं ना कि हीरे की चमक अगर ज़्यादा हो तो हीरा आसानी से लोगों की नज़र में आ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ तुम्हारी माँ के साथ। तुम्हारी माँ को उस खतरनाक अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रैप किया गया था।
तुम्हारी माँ नहीं जानती थी कि वह किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई थी। उन लोगों ने तुम्हारी माँ के बारे में सब कुछ जान लिया था। पहले पहले तुम्हारी माँ को ऐसा लगा कि यह कोई इंटरनेशनल कंपनी है जो लोगों के लिए अलग अलग दवाइयाँ बनाती है। तुम्हारी माँ को ऐसे सवाल पूछे गए जिनका जवाब देना आम लोगों के बस की बात नहीं थी। तुम्हारी माँ यही सोचती रही कि कंपनी उसके काम से और उसकी टैलेंट से खुश होकर उसे काम दे रही है। धीरे धीरे तुम्हारी माँ को एक ऐसी दवाई का आविष्कार करने को कहा गया जो इंसानी शरीर को ऐसी ताकत दे सके कि इंसान का शरीर किसी भी रोग, बीमारी, यहाँ तक कि एक्सीडेंट की वजह से होने वाले शारीरिक नुकसान से आसानी से लड़ सके। इंसान के शरीर के अंदर ऐसी ताकत पैदा हो कि वह अपने आप ही अपना इलाज कर सके। पहले पहले तुम्हारी माँ को यह ख्याल काफ़ी चैलेंजिंग लगा। उसे लगा कि ऐसी दवाई बनाकर वह इंसानी काम का भला कर सकती है। तुम्हारी माँ ने उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उस दवाई को बनाने के लिए अपनी जी जान लगा दी। इस तरह की दवाई बनाना काफ़ी मुश्किल था। काफ़ी लंबे और कड़े रिसर्च के बाद तुम्हारी माँ ने पावर ड्रग का आविष्कार किया। उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट ने तुम्हारी माँ को अब तक यही बताया था कि वह पूरी दुनिया के लोगों पर इस ड्रग का आविष्कार करके एक एहसान कर रही है, एक ऐसा एहसान जिसे इंसानी कौम हमेशा याद रखेगी। धीरे धीरे तुम्हारी माँ को उस ऑर्गेनाइजेशन के मकसद पर शक होने लगा, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था। एक दिन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट ने तुम्हारी माँ को ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस बुलाया, जो कि यूरोप में थी। वहाँ जाने के बाद तुम्हारी माँ को यह पता लग चुका था कि उस ऑर्गेनाइजेशन के इरादे कुछ सही नहीं थे। वो लोग इस ड्रग को बनाकर इंसानी कौम की मदद नहीं करना चाहते थे, बल्कि इंसानी कौम को अपना गुलाम बनाना चाहते थे। वो ड्रग बेहद खतरनाक था। अभी उसका फार्मूला पूरा नहीं हुआ था। उसमें कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी। वो लोग ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करने लगे। जितने भी लोगों को यह पावर ड्रग दिया जाता था, लगातार उन लोगों की मौत होने लगी। भले ही कुछ दिनों के अंदर उनके शरीर के अंदर शैतानी शक्ति आ जाती थी, मगर कुछ ही दिनों बाद किसी न किसी कारण से उन लोगों की मौत हो जाती थी। रिसर्च करने पर पता चला कि उम्र के एक पड़ाव के बाद इंसान के जीन्स काफ़ी मजबूत हो जाते थे, फिर उन्हें बदलना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। पावर ड्रग लेने के बाद जब यह अपना असर लोगों के जीन्स को मॉडिफाई करके दिखाने लगा, तो लगातार लोगों की मौत होने लगी। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट ने यह फैसला किया कि एक्सपेरिमेंट के लिए अब एडल्ट ही नहीं बल्कि बच्चों की मदद ली जाए। वह लोग अब पावर ड्रग का एक्सपेरिमेंट बच्चों पर करना चाहते थे। बच्चों के शरीर के जीन्स पूरी तरह डेवलप नहीं हुए होते थे, जिससे पावर ड्रग को उनके जीन्स में मॉडिफिकेशन करने में आसानी होती थी। एक्सपेरिमेंट करने के लिए दुनिया भर से हजारों बच्चों को उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की हेड ऑफिस बुलाया गया। बच्चों के अंदर पावर ड्रग को इंजेक्ट किया गया। ज़्यादातर बच्चे इसी खतरनाक पावर ड्रग का दूध बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और वहीं उनकी मौत हो जाती थी। कुछ बच्चे जो इस स्टेज को पार कर जाते थे, उनके अंदर पावर ड्रग कमाल की असर दिखाने लगा। इसके बाद उन लोगों ने उन बच्चों के साथ ऐसा कुछ किया जो सोचकर भी किसी इंसान की रूह कांप जाए। ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट्स को यह यकीन था कि पावर ड्रग इंसान के शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को भी दोबारा रीजनरेट कर सकता था। इसलिए बच्चों के शरीर से अलग अलग ऑर्गन्स को निकलवाया गया और फिर उन्हें पावर ड्रग दिया गया, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या वह पावर ड्रग इंसान के ऑर्गन्स को रीजनरेट करने के लिए सक्षम था या नहीं। छोटी छोटी बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार हजारों साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। कितने लोग मरे थे इसका कोई हिसाब नहीं था। दुनिया पर राज करने की ख्वाहिश में हजारों बच्चों की रोज बलि दी जा रही थी। आशीष डोगरा के मुंह से यह सारी बातें सुनकर अनिका को उन लोगों पर घिन होने लगी थी। अनिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान बच्चों के साथ ऐसा भी कर सकता था। अनिका खुद छोटे छोटे 2 बच्चों की माँ थी। बच्चों के साथ इस तरह का सलूक कोई जानवर भी नहीं कर सकता था। जब अनिका का खून यह सब कुछ सोच सोच कर खौलने लगा था, तभी आशीष ने अनिका से कहा, जिस तरह इस वक्त तुम्हें फील हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह की फीलिंग तुम्हारी माँ को भी होने लगी थी। जब तुम्हारी माँ को यह सब कुछ पता चला तो उसे ऐसा लगा जैसे वह पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बारूद लगाकर एक ही पल में जला डाले।
मगर तुम्हारी माँ न सिर्फ काफ़ी इमोशनल थी बल्कि साथ साथ काफ़ी समझदार भी थी। वह जानती थी कि वह अकेली इतनी बड़ी और खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुकाबला नहीं कर सकती थी। अगर इंसानी कौम को इतनी खतरनाक और ऑर्गेनाइजेशन से बचाना था तो उसे कोई और तरकीब निकालनी होगी। यह बात तो अच्छी तरह जानती थी, इसलिए कुछ दिनों तक वह बिना किसी तकरार के ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट्स के साथ मिलकर काम करने लगी। उसने ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी आदमी को यह शक नहीं होने दिया कि वह उसके साथ क्या करना चाहती थी। दरअसल वह उन्हीं के साथ रहकर, उनके साथ मिलकर उन्हें बर्बाद कर देना चाहती थी। और तुम्हारी माँ ने ठीक वैसा ही किया। कुछ दिनों तक उनके साथ रहने के बाद तुम्हारी माँ ने वह सारे फार्मूला चुरा लिए और मौका देखते ही वह यूरोप से भागकर हमारे देश आ गई। अनिका गौर से आशीष की बात सुन रही थी। अनिका ने आशीष की बात पूरी होते ही आशीष से पूछा, फिर क्या हुआ? मेरी माँ ने यहाँ आने के बाद क्या किया? क्या हुआ उनके साथ? आशीष ने हल्की हल्की खांसी को कंट्रोल में करने के बाद अपने बिस्तर के पास पड़ा पानी का गिलास अपने हाथों में उठाया। थोड़ा पानी पीने के बाद आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाती हुए अनिका से कहा, क्या तुम जानती हो तुम्हारी माँ मनाली क्यों गई थी? हैरान अनिका ने सिर्फ नाम में अपना सर हिलाया। आशीष ने जवाब देते हुए कहा, बात दरअसल यह थी कि वह खतरनाक इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की नज़रों में सिर्फ बच्चा चुराने वाला खतरनाक गैंग था। उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर समझकर तुम्हारी माँ को गिरफ्तार कर लिया गया। किसी बहाने से तुम्हारी माँ पुलिस की गिरफ्त से भाग निकली और मनाली चली गई। मनाली जाने के पीछे एक वजह थी और वह एक वजह एक 3 साल का छोटा बच्चा था। अनिका को आशीष डोगरा की बातें सुनकर एक के बाद एक शौक लग रहे थे। अपनी ही माँ के बारे में किसी और के मुंह से सच्चाई सुनकर अनिका को अपने वजूद पे हैरानी होने लगी थी। आखिर कौन थी उसकी माँ? क्या रिश्ता था उस 3 साल के बच्चे के साथ अनिका की माँ का? जब यही सवाल अनिका ने आशीष को पूछा तो आशीष ने जवाब देते हुए कहा, दरअसल वह ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के गरीब देशों से बच्चे चुराकर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए यूरोप ले जाते थे। ज़्यादातर बच्चे अनाथ, लवारिस और बेसहारा होते थे। हमारे देश से भी कई चुराए हुए बच्चों को वहां ले जाया गया था। हजारों बच्चों में से एक बच्चे को तुम्हारी माँ ने बचाया था। यहाँ आने के बाद उस बच्चे ने तुम्हारी माँ से कहा कि वह मनाली में रहता था। 3 साल का बच्चा इसके अलावा और कुछ नहीं जानता था, इसलिए उस बच्चे के माँ बाप की तलाश में तुम्हारी माँ मनाली चली गई। आशीष डोगरा की आंखों में जब अनिका ने देखा तब अचानक ही अनिका को आशीष की आंखों से आंसू दिखाई दिए। अनिका हैरानी और शौक के साथ आशीष डोगरा की ओर देखकर धीमी आवाज में आशीष से पूछने लगी, और क्या वह 3 साल का बच्चा? इससे पहले कि अनिका अपनी बात पूरी कर सकती, आशीष ने अनिका से कहा, तुमने ठीक पहचाना, वो 3 साल का बच्चा मैं हूँ। आज से 25 साल पहले तुम्हारी माँ ने मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के खतरनाक जाल से बचाया था। मुझे अगवा किया गया था। यूरोप ले जाकर मेरे शरीर में पावर ड्रग को इंजेक्ट कर दिया गया था। मेरा परिवार यहाँ पर काफ़ी ताकतवर था। मेरे बाबा मुझे बचाने के लिए किसी तरह यूरोप पहुँचे, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उन लोगों ने मेरे शरीर को उसका आदी बना दिया था। अगर हर महीने मेरे अंदर उस पावर ड्रग को इंजेक्ट ना किया जाता तो मैं तभी भी मर गया होता। मेरे शरीर को उसकी आदत पड़ चुकी थी। मेरे शरीर के अंदर जीन्स ने उसकी वजह से काफ़ी मॉड्यूलेशन होने लगे थे। इससे पहले कि आशीष आगे कुछ कह पाता, आशीष को फिर से खांसी का दौरा पड़ा। अनिका ने जल्दी से पानी का गिलास उठाकर आशीष के मुंह से लगाया। धीरे धीरे पानी पीने के बाद आशीष ने अपनी खांसी पर कंट्रोल किया। लंबी लंबी सांसें लेने के बाद आशीष ने आगे की कहानी बतानी शुरू की। आशीष ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, मेरे माँ बाप को जब सब कुछ पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम लोग मजबूर थे। मेरा शरीर उस ड्रग का आदी हो चुका था। तुम्हारी माँ ने किसी तरह उनके जाल से मुझे बचाया, मगर उस वक्त मेरे माँ बाप के साथ तुम्हारी माँ का एक एग्रीमेंट हुआ था। एक ऐसा करार जिसे ना तो तुम्हारी माँ तोड़ सकती थी और ना ही मेरा परिवार। वह करार यह था कि जब तुम 18 साल की नहीं हो जाती तब तक तुम्हारी हिफाजत करना हमारे परिवार की जिम्मेदारी होगी। मेरा शरीर जो पावर ड्रग का आदी हो चुका था
उसे पावर ड्रग का एक आखिरी डोज उम्र के 25 साल पर देना बहुत जरूरी था। तुम्हारी माँ ने उस ड्रग को बनाने का फार्मूला अपने पास बचा कर रखा था। पहले तुम्हारी माँ ने सोचा कि वह फार्मूला को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देगी, मगर जब उन्हें मेरी कंडीशन के बारे में पता चला तब उन्होंने यह फैसला लिया कि जब तक मैं 25 साल का नहीं हो जाता तब तक वह इस फार्मूला को बचा कर रखेगी। धीरे धीरे आशीष की बातें सुनने के बाद अनिका के सामने सारी बातें कांच की तरह साफ होने लगी थी। अनिका समझ चुकी थी कि क्यों डोगरा परिवार कुणाल डोगरा के साथ अनिका की शादी करवाना चाहते थे। अनिका की प्रेगनेंसी के बावजूद उन लोगों ने कुणाल से होने वाली शादी क्यों नहीं तोड़ी थी? क्यों क्रिस्टोफर और उसकी गैंग के लोग इतने सालों बाद अनिका का पीछा करते हुए देश में आए थे? वो लोग स्वाति का वह फार्मूला चाहते थे जो स्वाति मल्होत्रा ने सालों पहले उनकी ऑर्गेनाइजेशन से चुराया था। जब एक के बाद एक सारी बातें अनिका के दिमाग में क्लियर होने लगी तब अचानक उसे एक बात का ख्याल आया। अभी भी एक बहुत बड़ा राज था जिससे पर्दा उठना बाकी था। अनिका आज भी अपनी प्रेगनेंसी का राज नहीं जानती थी। अनिका की मां ने इतना सब कुछ होने के बाद भी क्यों अनिका की प्रेगनेंसी का प्लान की थी और डोगरा परिवार को धोखा दिया था? अनिका ने दबी हुई आवाज में आशीष से पूछा, क्या तुम जानते हो मेरी मां ने मेरी प्रेगनेंसी क्यों प्लान की थी? अनिका ने जब आशीष से पूछा कि आखिर उसकी मां स्वाति ने जानबूझकर उसकी प्रेगनेंसी क्यों प्लान की थी, तो आशीष कुछ देर तक अपना सिर झुकाकर अपने बिस्तर पर बैठा रहा। आशीष ने कुछ देर सोचने के बाद धीरे से अपनी नजरें उठाई और धीमी आवाज में अनिका से कहा, मेरी आंखों के सामने हजारों छोटे छोटे बच्चे उस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की बलि चढ़ गए। तुम्हारी माँ की वजह से मेरी जान बच गई, मगर उस खतरनाक ड्रग का पूरा असर शरीर पर होने के लिए 25 साल की उम्र होने के बाद एक आखिरी डोज का लगना बहुत जरूरी था। उसका फार्मूला सिर्फ तुम्हारी माँ जानती थी, मगर 25 साल का होते होते मुझे यह पता लगा कि मुझे लंग कैंसर है, इसलिए अब मुझे उस डोज की कोई ज़रूरत नहीं है। आशीष का खुलासा सुनकर अनिका को आशीष के ऊपर बहुत तरस आने लगा। डोगरा परिवार ने आशीष की जान बचाने के लिए कई सालों तक अनिका को हिफाजत से रखा था। ना तो गौतम गुलेरिया अनिका को चाहकर भी मार पाया था और ना ही क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन अनिका तक पहुंच पाई थी। मगर किस्मत का खेल भी अजीब था। जिस आशीष के लिए उन्होंने स्वाति को वचन दिया था कि वह लोग उसकी बेटी को सुरक्षा देंगे, उसी आशीष डोगरा को लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ था। अनिका ने अपनी नजरें झुकाते हुए आशीष डोगरा से कहा, अगर मुझे उस आखिरी डोज को बनाने का फार्मूला मिलता है तो मैं तुम्हें वह जरूर ला कर दूंगी। इस बात को हंसी में डालते हुए आशीष ने कहा, तुम मुझ पर इतना बड़ा एहसान क्यों करना चाहती हो? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि मैं यह सब कुछ तुम लोगों को फंसाने के लिए नहीं कर रहा हूँ? हो सकता है कि तुम लोगों की सिंपैथी पाकर मैं इस वक्त भी क्रिस्टोफर की मदद कर रहा हूँ। आखिर मैं उसकी गैंग के लिए काम जो करता हूँ। अनिका आशीष की आंखों की सच्चाई अच्छी तरह पढ़ सकती थी। आशीष की बातें सुनने के बाद अनिका ने बात बदलते हुए आशीष से पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुमने इंस्पेक्टर अब्बास के साथ कोई बहुत बड़ी डील की है, या तुम स्पेशल डिपार्टमेंट के अंडरकवर एजेंट बनकर अपनी गैंग के पास जाओगे और फिर क्रिस्टोफर के साथ रहकर उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाओगे? आशीष ने अनिका की बात सुनने के बाद मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, तुम जानती हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बात काफ़ी जल्दी समझ जाती हो। अनिका ने हैरान होकर आशीष से पूछा, मगर एक बात बताओ, क्रिस्टोफर को तुम पर इतना भरोसा क्यों है? आशीष ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, बात दरअसल यह है कि मैं और क्रिस्टोफर समझ लो साथ ही पले बढ़े हैं। उन हजारों बच्चों के ऊपर जब ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए गए थे तो उन बच्चों में मेरे साथ साथ क्रिस्टोफर भी शामिल था। ज़्यादातर बच्चे मौत के हवाले हो गए, मगर किसी तरह मैं और क्रिस्टोफर बचने में कामयाब हो गए। अगर उम्र के 25 साल होने पर क्रिस्टोफर को वह आखिरी डोज नहीं मिला तो क्रिस्टोफर की मौत हो सकती है, और इसीलिए वह लोग किसी भी तरह तुम्हारे पास वह फार्मूला हासिल करना चाहते हैं जो तुम्हारी माँ ऑर्गेनाइजेशन से चुरा कर ले गई थी। यह सारी बातें सुनकर अनिका की हैरानी बढ़ने लगी। अनिका के मन में कई सवाल एक साथ उठ रहे थे। अनिका ने आशीष से पूछा,
तो क्या क्रिस्टोफर की उम्र अभी 25 साल की है? आशीष ने फिर से अनिका को समझाते हुए कहा, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला क्रिस्टोफर नहीं है, बल्कि क्रिस्टोफर का बाप है। दुनिया पर बादशाहत कायम करने का सपना क्रिस्टोफर के बाप ने देखा था। वह अपने सपने को देखकर इतना पागल हो चुका था कि अच्छे बुरे किसी चीज की समझ नहीं रही। दुनिया भर से छोटे बच्चों को चुराकर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के जरिए यूरोप लाया गया था। हर बच्चे को पावर ड्रग की पहली डोज दी गई। ज़्यादातर बच्चे उसके साइड इफेक्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने दम तोड़ दिया। मगर क्रिस्टोफर का बाप वहाँ नहीं रुका। उसने उस पावर ड्रग के पहली डोज का एक्सपेरिमेंट अपने बच्चे पर ही किया। क्रिस्टोफर के सारे भाई बहन मारे गए, मगर क्रिस्टोफर किसी तरह बच गया। और आज हालत यह है कि अगर क्रिस्टोफर को जल्द से जल्द उस आखिरी डोज का इंजेक्शन नहीं दिया गया तो कुछ ही महीनों में उसकी मौत हो जाएगी, बिल्कुल मेरी तरह। सारी बातों का खुलासा जब अनिका के सामने हुआ तो उसके होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान दुनिया पर बादशाहत कायम करने के पीछे इतना पागल कैसे हो सकता था कि खुद अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल दे। अनिका ने फिर हैरान होकर आशीष से पूछा, तो क्या तुम और क्रिस्टोफर? इससे पहले कि अनिका अपनी बात पूरी कर पाती, आशीष ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, तुम कह सकती हो कि हम दोस्त हैं। बचपन में जब हमारे शरीर के अंदर वह खतरनाक ड्रग इंजेक्ट किया गया, उसके बाद लगातार हमारे साथ जिन बच्चों को इस ड्रग से इंजेक्ट किया गया था उनकी मौत होने लगी। हम दोनों उन खुशकिस्मत बच्चों में से थे जिनके नसीब में कुछ और दिन सांस लेना लिखा था। ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोगों से मेरी सोचने समझने की शक्ति कुछ ज़्यादा है। मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर सक रहा। तुम यह कह सकती हो कि बस यह भी उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, और मेरी इसी शक्ति की वजह से क्रिस्टोफर बाकी लोगों से ज़्यादा भरोसा मुझ पर करता है। मगर हाँ, चाहे उसे मुझ पर जितना भी भरोसा हो, वह मुझे कभी भी अपनी लोकेशन नहीं बताता है। वो कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, यह सारी बातें वह मुझे कभी नहीं बताता। और इस बार मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि स्पेशल डिपार्टमेंट का एक जासूस बनकर मैं क्रिस्टोफर और उसकी गैंग के साथ जुड़कर उनके पत्ते के बारे में स्पेशल डिपार्टमेंट को बताऊं, ताकि स्पेशल डिपार्टमेंट इंटरपोल के साथ मिलकर क्रिस्टोफर और उसके साथियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। मेरे नसीब में अब ज़्यादा दिन जीना नहीं लिखा है, मगर हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी को कुछ मकसद देना चाहता हूँ। बाकी बच्ची ज़िंदगी बस इसी काम आ जाए कि लोगों को इतनी खतरनाक गैंग से छुटकारा मिल जाए। मुझे अपनी ज़िंदगी से और कोई उम्मीद नहीं है। कुछ दिनों पहले आशीष ने अनिका से कहा था कि जब उसकी ज़िंदगी से जुड़े राज से पर्दा उठेगा और सच सामने आएगा तो हो सकता है कि अनिका उस सच को बर्दाश्त न कर सके। अनिका ने कभी सोचा नहीं था कि सच इतना गहरा और इतना काला होगा। अभी भी कई सारी बातें अनिका के मन में सवाल बनकर घूम रही थी। आखिर आज वह दिन आ ही गया था जब अनिका को अपने अतीत से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलने वाला था। अनिका ने सबसे पहले आशीष से पूछा, मुझे यह बताओ, मेरी माँ की मौत कैसे हुई? इस सवाल पर कुछ देर तक आशीष बिल्कुल खामोश अपने बिस्तर पर बैठा रहा। अनिका ने अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची करके आशीष से पूछा, प्लीज़ मुझे बताओ, मेरे लिए यह सब जानना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ की डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। उसकी मौत के पीछे जरूर कोई राज है। अनिका की इस बात का जवाब देते हुए धीमी आवाज में आशीष ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारी माँ ने आत्महत्या की थी। अनिका आशीष के मुंह से ये सब सुनकर चौंक गई। उसने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि इतनी शक्तिशाली औरत कभी इस तरह का कदम भी उठा सकती थी। अनिका ने आज तक स्वाति के बारे में जो कुछ भी सुना था, उसे स्वाति उससे काफ़ी स्ट्रांग लगती थी। इंडिपेंडेंट, खुद के पैरों पर खड़ी एक ऐसी औरत जो दुनिया की किसी भी ताकत का सामना हंसते हंसते कर सकती थी। फिर आखिर ऐसी जनबाज औरत ने आत्महत्या क्यों की थी? यह बात अनिका की समझ से बाहर थी। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जब तुम्हारी माँ क्रिस्टोफर की पापा की ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी, तब धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी बातें तुम्हारी माँ ने इंटरपोल को लीक की थी। जब तुम्हारी माँ आखिरी डोज का फार्मूला चुराकर देश लौट आई,
तब क्रिस्टोफर के पापा ने तुम्हारी माँ का लोकेशन ढूंढ निकाला था। वह लोग यहाँ पर पहुंचकर तुम्हारी माँ से जुड़ी हर चीज को खत्म कर देना चाहते थे। जब तुम्हारी माँ को इस बात का एहसास हुआ कि उनके पास तुम्हारे बचाने का कोई और रास्ता नहीं था, तब तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारी माँ ने अपनी जान दे दी। मेरे माँ बाप की मदद से तुम्हारी माँ ने तुम्हें भी क्रिस्टोफर के पापा की नज़रों से बचा लिया। मगर एक दिन ऐसा आया जब उन्हें इस बात का पता चल गया कि तुम्हारी आइडेंटिटी छुपाने में मेरे माँ बाप का हाथ था, तब उन लोगों ने मुझे भी मारने की कोशिश की। मगर उस वक्त क्रिस्टोफर ने मेरी जान बचाई। अपने पापा के सामने क्रिस्टोफर ने काफ़ी मिन्नतें की, तब जाकर मुझे छोड़ा गया। तुम्हारे बारे में उन्होंने कभी पता नहीं चलता, मगर फिर अचानक ही तुम दिल्ली पहुंची और दिल्ली में आने के बाद एक तुम कुछ ऐसे कारनामे करने लगे कि सब लोगों को तुम्हारे आने की खबर हो गई। यहाँ तक कि हमारी गैंग को भी यह पता चल चुका था कि स्वाति मल्होत्रा की बेटी जिंदा है और वह दिल्ली पहुंच चुकी है। तुम्हारी तलाश में ही क्रिस्टोफर की गैंग के लोग यहाँ पहुँचे ताकि तुमसे तुम्हारी माँ का दिया हुआ वह पावर ड्रग का आखिरी फार्मूला हासिल कर सके। मुझे भी इसी शर्त पर माफ़ किया गया था कि मैं तुमसे वह फार्मूला किसी तरह हासिल कर सकूं। अनिका की सांसें काफ़ी तेज होने लगी थी। जो कुछ भी उसने सुना था वह सब बार बार उसके दिमाग में उन दृश्यों को चला रहा था जो वह 25 साल पहले देख नहीं पाई थी। उसकी माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी, उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरी होगी, यह सब कुछ सोच सोच कर अनिका का सर घूमने लगा था। मगर अनिका के मन में अभी भी कई सवाल बाकी थे जिनका जवाब वह आशीष के मुंह से सुनना चाहती थी। अनिका ने आशीष से पूछा, मेरी प्रेगनेंसी के बारे में क्या तुम जानते हो? रोहित मारवा के बच्चों को मैंने जन्म दिया, यह सब कुछ किस तरह हुआ और मेरी माँ ने इस तरह की प्लानिंग क्यों की? इस बात पर खुद आशीष के चेहरे पर कन्फ्यूजन नजर आने लगा। आशीष ने अनिका की ओर देखकर कहा, देखो मुझे जितना भी पता था मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया, मगर मेरा यकीन करो इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। मैं जो कुछ भी जानता हूँ वह सब कुछ तुम्हें बता चुका हूँ, मगर हाँ मैं तो यह तक नहीं जानता कि आखिर 25 साल पहले मेरे परिवार और तुम्हारी माँ के बीच क्या समझौता हुआ था। वो लोग ऐसा क्यों चाहते थे कि तुम्हारी शादी डोगरा परिवार में ही हो? कुणाल ने तुमसे जब शादी करने से इनकार किया तो मेरे परिवार ने मुझे फोर्स किया कि मैं तुमसे शादी कर लूं, मगर ऐसा क्यों, इसका जवाब खुद मेरे पास भी नहीं है। ये कहने के बाद आशीष धीरे धीरे खांसने लगा। अनिका ने पानी का गिलास आशीष के हाथ में दिया। आशीष ने अनिका की नज़रों से नजरें मिलाकर कहा, अच्छा हुआ तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हुई, हमारे नसीब में मिलना नहीं लिखा था। यह कहते हुए आशीष ने पानी के गिलास से पानी पिया और दोबारा अनिका को गिलास थमा दिया। इसके बाद अनिका अपनी नजरें झुकाकर कमरे से बाहर जाने लगी। अनिका का मन कई बातों के कारण काफी उलझन में फंस चुका था। खुलासे ऐसे हुए थे जो अनिका की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाले थे और कई खुलासे ऐसे थे जिन्होंने नए राज को जन्म दिया था। अनिका ने जब मुड़कर आशीष की ओर देखा तो आशीष अपने बिस्तर पर बैठा फिर से वही किताब पढ़ने लगा जो अनिका के आने से पहले पढ़ रहा था। आशीष का चेहरा काफी शांत लग रहा था। जैसे ही अनिका कमरे से बाहर गई, आशीष के हाथों से किताब नीचे गिर गई और आशीष जोर जोर से खांसने लगा। आशीष ने अपने पास रखे टेबल पर रखी दवाई की शीशी उठाई। यह वही दवाई थी जो अनिका ने आशीष के लिए भिजवाई थी, मगर जैसे ही उनसे देखा कि शीशी के अंदर अब सिर्फ एक ही टेबलेट बची थी तो वो अपनी किस्मत पर हंसने लगा। स्पेशल डिपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में रोहित अनिका के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक रोहित के सामने रश्मि आकर खड़ी हो गई। रश्मि लगातार रोहित को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी और अचानक धीमी आवाज में रश्मि ने रोहित से कहा, इस तरह क्या देख रहे हो मुझे? क्या तुम भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ?